हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आ, कुछ ऐसे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अधिकारात्मक सेम अपने। और इस छठे लेक्चर के अंदर ये समझ लो कि जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, आपके पेपर के अंदर में सेम टू सेम अपने वाला है। जैसे मोनोपोली मार्केट क्या होता है ना, मतलब एकाधिकार बाजार किसको कहते हैं, एकाधिकारात्मक बाजार क्या होता है, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो तमाम ये दो मार्केट हम लोग यहाँ पर डिटेल करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके एमसीक्यू भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू का अंदाज है वो आपको एक क्लास के बाद, यानी अगले क्लास के जस्ट बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा दूसरा वाला, उसमें आप लोगों को पूरे के पूरे बाजार वाले चैप्टर से एमसीक्यू करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को एक होमवर्क रहेगा तब तक कि जितना भी आपको मार्केट चैप्टर में पूरे कंटेंट पढ़ा दिया अभी तक, पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर जाना एक बार अच्छे से। उससे दो फायदा आपको होगा। जो नेक्स्ट टेस्ट जब होगा बाजार वाला, तब आपको काम देगा। रिवीजन आपका वहां पर कामयाब हो गया, क्विज जब होगा वहां पर कामयाब हो गया। ठीक है जी। फाइनली जब हाफ ईयरली आएगा वहां पर कामयाब हो जाएगा। हाँ, इसे चेंज कर लूं कहूंगा पर बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो लिख दो। और एग्रीमेंट पहले कह रहा था सर चेंज करके आओ। चलो जी, यहां पर देखो हम लोग लेक्चर नंबर करने वाले हैं 6, और छठे लेक्चर के अंदर बाजारों के प्रकार यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम लोग कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का छठा लेक्चर है। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग डायग्रामेटिक देख रहे थे कि आखिर में मांग और पूर्ति में बदलाव का क्या प्रभाव पड़ रहा है संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा के ऊपर में, यही था। ठीक है जी। तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई, ये हम लोगों ने दो पार्ट में कवर किया था। पार्ट 1 पहले हम लोगों ने किया था, जिसमें 4 डायग्राम लगभग हमने पढ़ा था, और फिर बाकी डायग्राम्स हमने यहाँ पर कवर किए थे सेकेंड लेक्चर के अंदर यहाँ पे। फिर एकाधिकार आज के क्लास में कवर होगा, और यहाँ एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार भी हम लोग देख लेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यानी कि इनके जो मीनिंग भी होंगे, डेफिनेशंस वगैरह भी लेंगे, और साथ साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे आप फीचर्स भी कहते हो। तो मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, दो बाजार एक क्लास में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोपोली के ऊपर में। एक मैं यहाँ पर समरी दे देना चाहता हूँ शुरुआत में ही आप लोगों को, ताकि रीड करने में आसानी होगा। देखो जी, मान लो एक जो है वो गांव है, और इस गांव में यहाँ पर एक अकेला जो है कालू काका रहते हैं। ये रहे कालू काका। ठीक है जी। मेरी ड्राइंग कैसी है पता नहीं, बता देना। बड़े स्टाइल में रहते हैं ये हमेशा, पुष्पाराज झुकेगा नहीं कभी, है ना। अच्छा स्लो लग रही है साउंड, ऐसी भी बात। दुकानदार होने का भाई साहब अजीब ही फायदा उठाना। तो कालू काका देखो यहाँ पर एक्चुअल में पूरे के पूरे मार्केट में अकेला दुकानदार हैं। अकेला दुकानदार होने का भाई साहब अजीब ही फायदा उठाना चाहते हैं। सबको कह रहे हैं कि भैया हमारी दुकान में आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कस्टमर कहीं भागता नहीं। तो ये है कालू काका का अंदाज। पूरे के पूरे गांव में अकेला आदमी, अकेला दुकानदार, ऐसा समझ लो। आदमी तो और भी हैं, लेकिन पूरे मार्केट में बात करें, पूरे गांव में बात करें तो अकेला दुकानदार है। अब सारे के सारे जो गांव के लोग हैं वो इन्हीं के पास सामान खरीदने जाते हैं, इन्हीं के पास सारा सामान खरीदने जाते हैं। ये जैसा सामान बेचते हैं ना भाई साहब, आस पास में और कहीं नहीं मिलता, आस पास में और कहीं नहीं मिलता। एक मिनट देना। नहीं, अब तुम क्या करोगे, गांव के इंसान, तुम क्या करोगे। तो कोई नया मौका मिलेगा नहीं खरीदने का, तुमको हर हाल में वही खरीदना। कालू काका अपना दुकान लगा के बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं क्या है, एक टाइप का मोनोपोली।
मोनोपोली। यहाँ पर दो टर्म लगा हुआ है, ध्यान रखना, ये दोनों ग्रीक टर्म है। एक टर्म यहां से मैं ले लूं मोनो, मोनो का अर्थ होता है सेलर, सॉरी मोनो का अर्थ होता है सिंगल, मैं तुरंत भाग जा रहा हूं आगे, और पॉली का अर्थ होता है सेलर। ठीक है जी। मोनो का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब हुआ यहाँ पर एक, और सेलर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर विक्रेता, सेलर। पॉली का मतलब यहाँ पर है क्या, सेलर, मतलब एक अकेला। वॉइस वॉइस बहुत कम आ रही है, हेलो हेलो, आनी नहीं सुन रहा हूँ। तो मोनो, अब जरा कंफर्म करो एक बार। तो देखो यहाँ पर हमने कहा कि मोनोपोली जो है ना एक टर्म है, कहाँ से लिया गया है पता ही है। तो मोनोपोली जो एक यहाँ पर टर्म है, इस टर्म से हमने दो अलग अलग पार्ट बना दिए। एक टर्म हमारे यहाँ पर बना है क्या, मोनो, मोनो का अर्थ होता है सिंगल, और दूसरा यहाँ पर है पॉली, पॉली का अर्थ होता है सेलर यानी कि विक्रेता। तो इस पूरे के पूरे मार्केट में क्या है, एक ही विक्रेता है। ऑल गुड। तो पूरे के पूरे मार्केट में अगर एक ही विक्रेता है, कालू काका ही अकेले केवल दुकानदार हैं, तो जितना दाम ये रखेंगे अपने सामान का, अपने प्रोडक्ट का, वो हमें दाम चुकाना पड़ेगा, वो कीमत हमें देनी पड़ेगी, है ना, वो प्राइस हमें पे करना पड़ेगा। तो इसका यहाँ पर जो वो अलग ही बोला बाला चल रहा है। ऐसे मार्केट की हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। अब देखिए और भी कई सारे फीचर धीरे धीरे जुड़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन में जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं कर देता हूं, फिर इसको रीड करेंगे बाद में। यहाँ पर सबसे पहला हमने बात किया कि यहाँ एक ही विक्रेता है। विक्रेता की जगह पर आप चाहें तो उत्पादक या फिर फर्म भी लिख सकते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका यही निकल करके आएगा, एक ऐसा मार्केट सिचुएशन व्हेन, कह सकते हो, ओनली वन सेलर एग्जिस्ट, है ना, जब कोई एक ही सेलर एग्जिस्ट कर रहा है। सेलर के जगह पर आप प्रोड्यूसर लिख दो या फिर फर्म लिख दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेलर के स्थान पर प्रोड्यूसर या फिर फर्म भी यूज कर सकते हो। मतलब एक टाइप का जो प्रोडक्ट है वो एक ही आदमी बेच रहा है, वैसा प्रोडक्ट और कोई नहीं बेचता है, तो उस पूरे प्रोडक्ट का मालिक एक ही कोई हुआ, दुकानदार। ठीक है। दूसरी चीज, जैसा सामान बेचा जा रहा है वैसा कहीं और दूसरे जगह सामान नहीं मिलता है ना, तो उसको हिंदी में बोला गया है, यहाँ कोई निकटतम स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है। निकटतम स्थानापन्न का मतलब होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे कि इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारे पास आज उपलब्ध है, देखो, है ना बात समझ रहे हो, हमारे पास दो दो स्टाइलस हैं, लेकिन ये देखो थोड़ा सा डिजाइन में अलग है और ये थोड़ा सा डिजाइन में अलग है। ये थोड़ा हैवी लग रहा है और ये थोड़ा जो है लाइट वेट है, यानी कि हल्का है। समझ पा रहे हो? तो हैं तो दोनों स्टाइलस ही, लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंशिएट है, एक दूसरे से अलग है। इस तरह से रहता तो हम लोग बोल देते कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है वहां पर, लेकिन इस टाइप का भी सामान नहीं है। यानी कि जैसा कालू काका सामान बेचते हैं अपने मार्केट के अंदर में, वैसा सामान कोई दूसरा नहीं बेच रहा, उसके लगभग में ना के बराबर है, आसपास में वैसा सामान कोई देता ही नहीं है, बेच ही नहीं रहा वैसा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट ना होना, मतलब यहां पर वैसा सामान नहीं है जैसा कालू काका बेच रहे हैं। तो देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दैट प्रोडक्ट, कि उस वस्तु का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आ गया, एक बार चैट में आप लोग बता दो। निकटतम स्थानापन्न का मतलब समझ में आ गया, एक बार चैट में बता दो। एक और अच्छी बात यहाँ पर क्या है, अच्छी बोलो या बुरी बात बोलो, जो भी बोलना है बोल दो, बट यहाँ पर कह सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक और है कि यहाँ नए नए फर्मों को एंट्री करने का अलाउ नहीं होता, क्योंकि जो पहले से फर्म हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं, वो अपना पूरा कस्टमर भी पकड़ चुके हैं, तो वो पेटेंट करवा चुके हैं अपने प्रोडक्ट का कि ऐसा सामान और कोई नहीं बनाएगा। ठीक है। तो यहां समझ लीजिए रिस्ट्रिक्शंस हो गया, नए फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध हो गया। इसको बोलते हैं नो एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, या फिर बोल दो यहां पर एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज रिस्ट्रिक्टेड।
नए जो फर्म है या जो न्यू जो फर्म है उनकी यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती है। एक बार मुझे कंफर्म करो आप लोग। अब इसको टोटली एक बार रीड भी करेंगे हम लोग साथ साथ में। हमने तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। तो कह रहे हैं एकाधिकार बाजार की वही स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है। उस बाजार में ध्यान रखना है कोई नजदीकी निकटतम स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता। अभी देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे का निकटतम स्थानापन्न है, ऐसा उपलब्ध हो जाता तो काम चल जाता। लेकिन ऐसा जो है नजदीकी वस्तु उपलब्ध है ही नहीं पर मोनोपोली के अंदर में, तो उसको बोलते हैं कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं है। और नए फर्म यानी कि नए जो सेलर है, नए जो विक्रेता है, वो इस टाइप के मार्केट में नहीं आ सकते। उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आएगा ही नहीं वो। ठीक है जी। कह रहा है कि मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन सेलर। सेलर कितने हैं? केवल एक हैं। प्रोड्यूसर लिख सकते हो, फर्म लिख सकते हो इसके जगह पर। सेलर की जगह पर प्रोड्यूसर या फर्म यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी प्रोडक्ट का यहां पर कितने सारे सेलर हैं? एक ही सेलर है। और कह रहा है कि देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दैट प्रोडक्ट, कि जो सामान वहां बेचा जा रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अलग अलग होता तो वो उपलब्ध ही नहीं है। यहाँ पे होता तो काम चल जाता हमारा। हम कालू काका के पास नहीं खरीदते, किन्हीं और दुकान के पास जाकर के खरीदारी कर लेते। तो यहां पर कह रहा है कि देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दैट प्रोडक्ट एंड एंट्री ऑफ न्यू फर्म इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि नए नए फर्म यहां पर एंट्री नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, पूरी तरीके से प्रतिबंध है, रुकावट है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आगे के क्लास बताने % से भी ऊपर जा रहा है। देयर इज लगभग सभी को क्लियर है ना। आते हैं अब हम लोग यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं, इनकी क्या क्या खासियत है। तो वही बातें जो अभी आपने डिफिनेशन में देखा सबसे पहले, कि मार्केट ऐसा है, यानी कि इन अ मोनोपोली मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर, देयर इज ओनली वन फर्म, देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर, ऐसा लिख दो। एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, या फिर लिख दो मेनी बायर्स, बहुत सारे बायर होते हैं। सामान खरीदने वाले बहुत सारे लोग, सामान बेचने वाला सिर्फ कालू काका, एक अकेला आदमी। कितने आदमी थे? ये देखो कालू काका कैसे खड़े हैं ठाट बाट से। कह रहे हैं कि एकाधिकार बाजार में विक्रेता केवल और केवल एक होता है और क्रेता अनेक होते हैं। बहुत सारे जो वो यहाँ पर क्रेता नजर आते हैं, लेकिन बेचने वाला, सामान बेचने वाला जो विक्रेता लोग हैं वो केवल एक ही है। तो विक्रेता केवल कितना हुआ? एक, सिंगल सेलर होते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या बोला कि देयर इज अ लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो कि पहले बता ही दिया आपको। लैक मतलब होता है अभाव, तो लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब यहां पर समझ में आ गया। लैक का मतलब यहां पर है कि है ही नहीं क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लीजिए हमें क्लोज सब्स्टिट्यूट ठीक ढंग से समझना हो तो रियल लाइफ से समझ सकते हो। रियल लाइफ में क्या है कि मान लो किसी को यहाँ पर डव साबुन बहुत पसंद है और वो मार्केट में मिल नहीं रहा, तो ठीक है जी, उसकी जगह पर दूसरी साबुन यूज कर सकते हैं, हो जाता है ऐसा। दोस्त के यहाँ पर गए हो और वहां पर जो अब कह रहे हो भाई हम तो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं डाबर रेड पेस्ट, और आपका दोस्त कह रहा है नहीं भाई आज तो इसी से काम चला ले, क्लोजअप है। अच्छा किया क्लोजअप किया, प्रचार भी आता है ऐसा। यहाँ कोई प्रचार नहीं हो रही है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये आपको कि अगर आपके जो दोस्त हैं वो कोई दूसरा टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है और आप कोई दूसरा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, देखो भाई गड़बड़ हो जा रही है जुबान। तो ऐसे मामले में होता क्या है कि आप कहते हैं भाई दे दो काम चला लेते हैं आज भर, एक ही दिन तो इस्तेमाल कर रहे हैं तुम्हारा। तो यहाँ पर वही बात है, कह रहा है कि यहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो देयर इज लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इन दिस मार्केट, इस वाले बाजार में नजदीकी स्थानापन्न की वस्तु उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो कि इस बाजार में अनोखा उत्पाद बेचा जाता है। इसके जगह पर क्या लिख सकते हो कि इन दिस मार्केट यहां पर क्या सेल किया जाता है? एक यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बेचा जाता है, लिख सकते हो हमारे स्टाइल में।
लेकिन हमने ये टर्म क्यों यूज किया है, क्योंकि आपको इसी टर्म को डाल करके ऑब्जेक्टिव पूछेगा। समझ गए क्या? तो यहाँ पर नजदीकी स्थानापन्न का मतलब क्लियर है आप लोगों को, और भी आगे क्लियर करेंगे, डिटेल और भी अच्छा से है नेक्स्ट मार्केट में। अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मोनोपोली मार्केट में जो है वो नए नए जो फर्म आ रहे हैं उसकी तो बातें ठीक है, लेकिन जो फर्म यहाँ टिका हुआ है वो खुद से ही पूरे के पूरे मार्केट का मुखिया भी है। मुखिया का मतलब है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब कि इन अ मोनोपोली मार्केट द फर्म इटसेल्फ इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री। समझ पा रहे हो क्या? जैसे एक घर का मेन आदमी होता है ना, मान लीजिए दादाजी हैं या पिताजी हैं, तो ये घर के क्या है, मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जिनको हम हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही समझ लो कि अपने आप में एक बड़ा मालिक भी है और अपने आप में एक दुकानदार भी है। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको बोला गया है कि इन अ मोनोपोली मार्केट द फर्म इटसेल्फ इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्री। कि फर्म अपने आप को क्या समझ रहा है, मालिक समझ रहा है, और मालिक है भी वो, क्योंकि उसके जैसा और कोई सामान तो बेच नहीं रहा है, तो बहुत ठाट बाट से रह रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे एकाधिकार बाजार में फर्म स्वयं उद्योग भी होता है। फर्म का असल में काम होता है वस्तु को बेचने का, और प्रोड्यूसर यहाँ सॉरी जो इंडस्ट्री है उसका काम होता है प्रोड्यूस करने का। तो प्रोडक्ट बनता जहां पर है वो है इंडस्ट्री, और प्रोडक्ट जहां बिकता है वो होता है फर्म। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो बनाता है वही बेच रहा है। मतलब मान लो कि कालू काका समोसा बनाते हैं, तो समोसा ये बनाते भी हैं और समोसा ये बेचते भी हैं, बात खत्म। समझ पाए क्या? हालांकि समोसा का तो क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत मिल जाता है ना, कि इनके दुकान में नहीं मिला तो दूसरे दुकान में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा, ऐसे सामान का एग्जाम्पल लेना होगा जो यही केवल बेचते हैं और कोई नहीं बेच रहा, यही केवल बेचते हैं और कोई नहीं बेच रहा। ठीक है जी। हाँ, एक एग्जाम्पल लेना इनका, कौन सा सामान बेच रहे होंगे रियल लाइफ में देखा जाए तो। जैसे गवर्नमेंट को रेलवे टिकट बेचने पर मोनोपोली है, गवर्नमेंट को रेलवे टिकट बेचने पर क्या है, मोनोपोली है, एकाधिकार है। ठीक है जी। तो यहां पर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के पास पूरा पूरा रेलवे डिपार्टमेंट ही आ गया है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है, देखते हो। अगर बात करूं कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं जो, उनको कुछ कंसेशन भी मिलता है, कुछ छूट भी मिलता है टिकट के ऊपर में। जो बच्चे होते हैं उनको कंसेशन मिलता है, लेकिन जो यूथ लोग होते हैं उनको कंसेशन नहीं देती गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है स्ट्रेटेजी आपके हाँ बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल वैसा ही स्ट्रेटेजी लगाया है गवर्नमेंट ने, मोनोपोली वाला ही रेलवे के सेक्टर में, या फिर जो टिकट बेचने वाली बातें हैं वो गवर्नमेंट ही केवल यहाँ पर सेल करती है, और सबसे अलग अलग चार्ज वसूलती है, सबसे अलग अलग। ठीक है जी, सबसे अलग अलग वसूलती है चार्ज। अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर कितनी बातें समझ में आई, 3 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिंगल सेलर होता है, बायर बहुत सारा, प्रोडक्ट ऐसा है यूनिक, और कोई ऐसा सामान नहीं बेचता। तो लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट है मार्केट के अंदर में, यानी कि दूसरा कोई प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं ऑप्शन में, यही लेना पड़ेगा हर हाल में। फर्म अपने आप में क्या है, इंडस्ट्री है। ठीक है जी, ये 3 बातें हो गई क्लियर। इनमें से सबसे ज्यादा जो पेपर के अंदर में रिपीट रिपीट करके पूछता है एमसीक्यू, वो यहां से पूछता है, पहले वाले से, कि बताइए वो मार्केट जहां पर सिर्फ सिंगल सेलर होता है, तो मोनोपोली मार्केट। ठीक है जी। कौन से मार्केट के अंदर में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं पाया जाता, यहां से भी क्वेश्चन हुए हैं, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं बहुत बार। तो ये आपके दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 में से ये दोनों के दोनों पॉइंट शुरुआत वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, अब चूंकि आपने देखा कि एकाधिकार या मोनोपोली खुद बना भी रहा है सामान को, खुद बेच भी रहा है, तो इसलिए एकाधिकार स्वयं कीमत निर्धारक है, खुद से वस्तु के दाम को तय कर लेता है कि हमको सस्ता में बेचना है कि महंगा में बेचना है। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन को थोड़ा सस्ते में जो टिकट दे देती है ना, थोड़े सस्ते में टिकट दे देती है। नहीं साउंड अभी ठीक है, चेक कर लो अपना। तो यहाँ पर
मोनोपोली कह रहा है कि द मोनोपोली इटसेल्फ इज द प्राइस मेकर। प्राइस मेकर का मतलब है प्राइस डिसाइड करने वाला कौन होता है? मोनोपोली खुद है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा था कि फर्म अलग था, इंडस्ट्री अलग था है ना। वो बातें करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से, चिंता की बात नहीं है। लेकिन एकाधिकार के अंदर में बात किया जाए तो ये प्राइस को खुद से तय कर रहा है। प्राइस को खुद से तय करने का मतलब है इसका कोई दूसरा मालिक नहीं बैठा हुआ है कि वो दाम तय करेगा, ये खुद से प्राइस डिसाइड करता है। ये चूंकि फर्म भी है यानी कि सामान बेचने वाला और सामान बनाने वाला भी। जैसे कोई समोसे का दुकान खोल कर रखा है ना, तो समोसे अपने हिसाब से बना भी रहा है और बेच भी रहा है, अपने प्राइस रख रहे हैं, खुद से डिटरमाइन करके बता रहा है। ये नहीं देख रहा है कि आसपास में दाम क्या है, मान लो थोड़े समय के लिए। तो ऐसे जो यहाँ पर हो रहा है स्थिति। नेक्स्ट है एकाधिकार बाजार में एक जबरदस्त बात कि यहाँ प्रचार प्रसार नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट ये नहीं करता, क्योंकि एक यूनिक प्रोडक्ट जो बेच रहा है ना, उसी ख्याल में ये जी रहा है कि हम तो ऐसा सामान बेचते हैं और कहीं मिलता ही नहीं है, तो भागे 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 कस्टमर हमारे पास आएगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि ये सेल नहीं, सॉरी, सेल करने के लिए कोई भी खर्च नहीं करता, यानी कि कोई भी इसकी विक्रय लागतें नहीं आती। सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में जीरो होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा परफेक्ट कंपटीशन में हो रहा था। परफेक्ट कंपटीशन में भी प्रचार प्रसार नहीं होता है क्योंकि समरूप रहते हैं ना, वस्तुएं पूरे के पूरे बाजार में होमोजीनियस प्रोडक्ट रहता है, एक जैसे दाम, एक जैसे वस्तु रहते हैं पूरे परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहां पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, तो सेलिंग कॉस्ट भी नहीं आता। ठीक वैसा ही मोनोपोली के अंदर भी आपकी जो है सेलिंग कॉस्ट नहीं आती, सेलिंग कॉस्ट भी आपका जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एकाधिकार एक अनोखी उत्पाद को बेचता है। देखा हमने टर्म लिखा है अनोखा उत्पाद। अनोखा उत्पाद मतलब एक यूनिक प्रोडक्ट ये बेच रहा है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और इस वजह से वो पूरा पूरा फायदा उठा रहा है, बिना प्रचार प्रसार किए ही अपना सामान बेच रहा है। ठीक है जी। लोग तो इनको टॉर्च जला करके खोजते हुए आते हैं, खोजते हुए आते हैं, अंकल कहाँ गए? अरे अंकल दाल लेना था। अरे दाल दूसरे जगह नहीं मिला, कहाँ बेचता है वो लोग वैसा। तो यहां पर समझ रहे हो कि एक ऐसा सामान जो कि बिल्कुल यूनिक है, एक नए स्टाइल में है, ऐसा समझ लो। तो सेलिंग कॉस्ट इन अ मोनोपोली मार्केट आर जीरो। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन में भी जीरो, मोनोपोली में भी जीरो। ठीक है जी। तो मोनोपोली मार्केट में प्रचार प्रसार नहीं होते, वैसे ही यहां पर भी प्रचार प्रसार नहीं होते। कह रहा है कि बिकॉज द मोनोपोलिस्ट सेल्स अ यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर इसकी स्टाइल अलग है, हो सकता है डिजाइन अलग है, हो सकता है खाने पीने का वस्तु है तो स्वाद अलग है, कुछ तो अलग होगा। तो बिल्कुल ही अलग हो जाए तो उसको बोलते हैं यूनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ यूनिक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, इसलिए इसको सेलिंग कॉस्ट नहीं देना पड़ता, यानी सेलिब्रिटी से प्रचार करवाने की कोई जरूरत नहीं है इसको। कह रहा है कि हम तो अपने आप में काफी हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा भाई। तो इसलिए ये क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, तो पूरा पूरा फायदा उठाता है। सेलर को कभी सस्ता में बेच देगा सामान, कभी महंगा में, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्राइस भी खुद डिटरमाइन करता है। आई होप कि यहां से बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट 2 पॉइंट के अंदर जो है वो 2 जबरदस्त बातें आने वाली है। 2 पॉइंट के अंदर 2 जबरदस्त बातें। सबसे पहले कह रहे कि एकाधिकार अकेला ही पूरे बाजार में वस्तु की पूर्ति करता है। मोनोपोली के अंदर में यही बातें हैं कि एक सिंगल सेलर ही पूरे के पूरे मार्केट में कैप्चर करके रखा हुआ है अपने कस्टमर को, क्योंकि दूसरे जगह तो कस्टमर जाएगा ही नहीं, दूसरी जगह सामान और मिलता ही नहीं वैसा, तो उनके पूरे के पूरे मार्केट पर ही कैप्चर हो गया, पूरे पूरे मार्केट ही उनके दबाव में आ गया, एक तरीके से समझ लो। तो मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट देखो ध्यान से समझना, मोनोपोलिस्ट का मतलब होता है मोनोपोली मार्केट के अंदर में जो सेलर है ना, उस सेलर को बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। क्या बोलते हैं? जो सेलर होता है ना मोनोपोली मार्केट के अंदर में, उस सेलर को बोला गया है मोनोपोलिस्ट। क्लियर है? तो यहां पर अकेला रहता है वो सेलर,
सप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट का, कह रहा है कि इन द इंटायर मार्केट, पूरे के पूरे मार्केट में वो बिल्कुल अलोन रहता है, बिल्कुल अकेला रहता है सेलर, वैसा सामान और कोई नहीं बेच रहा है, इसलिए बिल्कुल अकेला दिखता है वो। देयरफॉर द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल, पूरा पूरा कंट्रोल आ गया, ओवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पूरे के पूरे मार्केट में एक अकेला सेलर है, वो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करेगा, उसकी मर्जी। तो इसलिए प्रोडक्ट के प्राइस पर पूरा पूरा कंट्रोल किसका आ गया? सेलर का। कौन से सेलर का? मोनोपोली में जो सेलर है उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोलिस्ट अलोन सप्लाइज द कमोडिटी इन द इंटायर मार्केट, पूरे के पूरे बाजार में वो जो सेलर है अकेले ही सप्लाई करता है, अकेले ही सामान बेच रहा होता है। इसलिए बोला कि द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या फिर कमोडिटी, कि उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट के ऊपर में उसका प्राइस पर बहुत ज्यादा पकड़ रहेगा, वो अपने हिसाब से प्राइस कम या ज्यादा कर सकता है। इसीलिए तो कह रहा है यहां पर दैट इज ही कैन फिक्स, वो तय कर सकता है, फिक्स करना मतलब तय कर सकता है, द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद से तय कर सकता है, आइदर एट अ लोअर और अ हायर लेवल, कीमत ज्यादा भी रख सकता है, कम भी रख सकता है, वो उसकी मर्जी है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। ठीक है जी। हिंदी में देखिए पढ़ करके एक बार, कह रहे कि एकाधिकार अकेला ही पूरे के पूरे बाजार में वस्तु की सप्लाई कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, इसलिए वस्तु के मूल्य पर एकाधिकार का पूरा पूरा कंट्रोल बना हुआ रहता है। पूरा कंट्रोल किसके ऊपर में है? वस्तु के मूल्य पर, वस्तु के मूल्य पर पूर्ण तरीके से कंट्रोल बना हुआ है। बस ये वाली बात हमने हाईलाइट यहां पर कर दिया है, यही बात बहुत जरूरी था। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें कोई दिक्कत तकलीफ है तो मुझे बता देना, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ है तो मुझे बता देना, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता देना, चैट में एक बार लिखो आप लोग। चलो, जो हाईलाइटेड पॉइंट था हमने यहां पर भी हाईलाइट कर दिया है। एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहां पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक अकेला मैं हूं, मान लो सेलर मोनोपोली के अंदर में, तो मैं अपने हिसाब से सप्लाई कर रहा हूं प्रोडक्ट का, चाहे तो ज्यादा या फिर कम। ज्यादा बना रहे हैं तो ज्यादा सप्लाई कर दे रहे हैं, कम बना रहे हैं तो कम सप्लाई कर रहे हैं। अब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस, हमारी मर्जी, हम ज्यादा भी ले सकते हैं किसी से सस्ते में भी बेच सकते हैं, किसी को हम फ्री में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कर रहा है मोनोपोली यहां। नेक्स्ट और लास्ट एक और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जबरदस्त है, अलग से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है कि एकाधिकार बाजार में एक पॉलिसी अपनाई जाती है मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए, और उस पॉलिसी का नाम क्या है? उस पॉलिसी का नाम क्या है? मूल्य विभेद या फिर कीमत विभेद, अंग्रेजी में कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। पूछा जाएगा आपसे कि किस बाजार में कीमत विभेदीकरण की नीति अपनाई जाती है, तो एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की नीति अपनाई जाती है। पूछा जाएगा कि इन विच मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी एडप्टेड। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? अलग अलग जो सेलर होते हैं ना, सॉरी, अलग अलग जो बायर होते हैं ना, उनसे ये मोनोपोलिस्ट वाला सेलर अलग अलग प्राइस वसूलेगा। मैं हूं उनका मास्टर साहब, मान लो थोड़े समय के लिए मैंने कहा एक कालू भैया एक काम करो, मुझे ना थोड़ा सा ये जो आप सामान बेच रहे हो थोड़ा सा आज हमें जरूरत है, दे दो। मैंने कहा सर कैसी बात करते हो, है ना, आपकी काफी तारीफ हमने सुनी है। भाई साहब हमारी तारीफ सुन ली उन्होंने कहीं से, अब वो हमारी जो तारीफ में क्या कर रहे हैं, वैसे ही सामान दे दे रहे हैं, फ्री फ्री में हमें मिल गया या फिर कम प्राइस पर मिल गया। और आप जो हुए एक दिन चले गए, आप एक दिन पहुंच गए उनके घर पर, उनके दुकान पर, कालू काका थोड़ा सा दे दो सामान। आप ही के यहाँ से छोटू सर लेकर के गए थे। अरे वो क्या हो गया तो, अरे वो तो हमारे जान पहचान वाले हैं तो देखा हमारी जान पहचान है तो हमें फ्री मिल गया, थोड़ा कम प्राइस पर मिल गया, लेकिन तुम्हें नहीं पहचान रहे, वो तुमसे अच्छा खासा चार्ज वसूल लिया उसी प्रोडक्ट के लिए। तो जो प्रोडक्ट मुझे मिला कम प्राइस पर,
वही प्रोडक्ट तुम्हें तो मिला लेकिन हाई प्राइस पर। इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर देना, कीमत को अलग अलग कर दिया कालू काका ने, हमको थोड़ा कम दाम पर दे दिए चूंकि अच्छी खासी पहचान है हमारी, और तुम्हें नहीं पहचानते तो तुम्हें ज्यादा प्राइस पर बेच दिया उन्होंने। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये कहां पर अप्लाई हो रहा है, कौन से मार्केट में, तो मोनोपोली मार्केट में। पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन, इन विच मार्केट मोनोपोली सॉरी इन विच मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अडॉप्टेड, कि किस बाजार में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। तो कह रहा है कि मोनोपोली मार्केट एम्प्लॉइज यानी लागू करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, कह रहे दिस मीन्स दैट अ कंपनी या फिर अ फर्म, कंपनी की जगह पर आप फर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं। तो कहना कि अ फर्म कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स, डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट बायर्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से अगर आपको बात समझ में आ गई है तो एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए। डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है, किससे, डिफरेंट बायर से, बात खत्म। यही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, यही है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, यही है आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। क्लियर है क्या? सर इकोनॉमिक्स में जो वो यहाँ पर फर्म कंपनी सब एक दूसरे से एक्सचेंजेबल है, लेकिन अकाउंट में जाते ही सब जो वो अलग अलग चीजें हो जाती है। बिल्कुल बात सही है। चलिए अब साउंड अच्छा आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही पकड़ के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे अब हमें जो वो मोनोपोली के बारे में बहुत सारा जो है नॉलेज तो हो चुका है, तो एक बार हम इसका जो सवाल पूछ लें आप लोगों से। कह रहा है यहाँ पर सबसे पहला ही क्वेश्चन, कीमत विभेद किस बाजार की प्रमुख विशेषता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द मेन फीचर ऑफ विच मार्केट, मेन फीचर ऑफ विच मार्केट, कि कौन सी बाजार का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी मेन फीचर होता है ना? क्या मतलब सर, इंग्लिश में सेम लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूं अभी। मैं नहीं, दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। अच्छा इंग्लिश में सेम लग रहा होगा, सॉरी इंग्लिश में सेम लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूं अभी, मैं इसको चेंज कर देता हूं। भले ही आपके पोल में नाम आए या ना आए, कॉन्फिडेंस यहां पर आपके बढ़ने चाहिए भाई, इस बात को ध्यान रखा करो। तो यहां पर होगा एक टर्म मोनोपोलिस्टिक, इस मार्केट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े इसको। अभी हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, केवल मोनोपोली, है ना? तो मोनोपोली मार्केट यहाँ पर हमारा सही सही जो हो जाएगा टर्म। हिंदी में देखें तो पहले ही नंबर पर लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में दो जगह पर था, तो अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन सी भी लगाया होगा तो भी मैं सही मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल जो हो ऑप्शन पहला सही होगा। मोनोपोली मार्केट जो होता है उसी के अंदर आप देखते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, अच्छी बात है, 4% लगभग ऑप्शन, वैसे भी आपका वोट कम है। चलिए तो यहाँ पर जो सही से समझ में आ गया है इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास है क्या यहाँ पर, हाँ एक क्वेश्चन और है जो आपके डायरेक्ट पेपर में आए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, हलवा सा क्वेश्चन। एकाधिकार के अंतर्गत विक्रेता कितने होते हैं? अंडर मोनोपोली द सेलर्स आर, मोनोपोली के अंदर में कितने सारे सेलर होते हैं? मोनोपोली के अंदर में कितने सारे सेलर होते हैं, बताइए। मोनोपोली मार्केट के अंदर में कितने सारे सेलर होते हैं? अंकित, एकाधिकार के अंतर्गत विक्रेता कितने होते हैं? तो सेलर एक ही होता है, सिंगल सेलर यहां पर बोलेंगे। मोनोपोली का मतलब ही यही था, मोनो मतलब सिंगल, है ना? तो सिंगल सेलर यहां पर होते हैं, ये भी समझ में आ गया इसका मतलब, कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। एक सवाल और मैं पूछूं, इसका जवाब अगर आप 50% से भी ऊपर दे देंगे तो ठीक ही मैं मानूंगा।
इसका जवाब 50% से भी ऊपर दे दोगे तब भी मैं ठीक ही मानूंगा, क्योंकि अभी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, वहीं पर आया था ये टर्म। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? क्या ये एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो हमने खर्चे किए वही हमारा सेलिंग कॉस्ट है क्या? एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग, प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर नन ऑफ दीज, मतलब साधनों पर किया गया खर्च, विज्ञापन पर किया गया खर्च, या दोनों? क्या होगा सही? से चार्ज करते हैं तो विज्ञापन बड़े स्तर पर सेलिब्रिटी से प्रचार करवाते हैं, तो लोग काफी सारा पैसा लेता है हमसे, है ना, काफी सारे पैसे चार्ज करते हैं। तो विज्ञापन पर प्रचार प्रसार करने पर काफी जो पैसा खर्च होता है, उस पैसे को ही हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अपना सामान सेल करने के लिए, बेचने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। कहां पर? एडवर्टाइजमेंट पर। तो एडवर्टाइजमेंट पर किया गया खर्च ही हमारा सेलिंग कॉस्ट है, विक्रय लागत है। सेलिंग कॉस्ट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही होगा? बी। मात्र 23% है। अब कान चालू रख करके सुनने वाले बच्चों की संख्या क्लास में कम होती, सब एक दूसरे का चैट देखता रहता है, होते हैं। एकाधिकार बाजार में विक्रय लागतें, विक्रय लागतें हमने आपको समझाया कि एडवर्टाइजमेंट पर किए गए खर्च होते हैं। हाँ सही था, किंजल करे सही है। हाँ गलती हो गया ना, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिला। तो यहां पर जो है वो आपने इन चीजों को सीख लिया है, समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्टाइजमेंट पर किया गया खर्च सेलिंग कॉस्ट होता है, विक्रय लागत होता है, ध्यान रखना। अब हम यहां पर आ जाते हैं एक नए टाइप के मार्केट में। नए मार्केट आ गया जी, हम नया बाजार में आ गए, देख रहे हो। अब यहां पर ऐसा मार्केट है जो रियल लाइफ में आपको देखने को मिलता जरूर है। रियल लाइफ में कैसा मार्केट होता है बताओ? अरे ऐसा ही मार्केट होता है सर। एक मान लीजिए साबुन का है मार्केट, जैसे कोई लाइव बॉय बेच रहा है, कोई लक्स बेच रहा है, कोई डब बेच रहा है, कोई पियर्स बेच रहा है, पता नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं देश के अंदर में साबुन बनाने वाली। तो अलग अलग बहुत सारे अलग अलग तरह के साबुन ही तो हैं। फिर अगर आप शैम्पू में चले जाओ, उसके भी अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगे आपको, है ना। आप बाइक वाले में चले जाओ तो हीरो होंडा, हीरो का अलग मिल जाएगा आजकल, होंडा का अलग मिल जाएगा, स्प्लेंडर का अलग मिल जाएगा। क्या है ये सब? ये एक्चुअल में क्या है? सब तो है बाइक ही, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं, ब्रांड के नाम अलग अलग हैं, इनके मॉडल अलग अलग हैं, डिजाइन अलग अलग है। मोबाइल फोन में चले आइए, मोबाइल फोन में चले आइए तो मोबाइल फोन की कई सारी कंपनियां हैं। जैसे आप समझ लो आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, है ना, और पता नहीं कौन कौन सा है। आईफोन का एक डुप्लीकेट नाम भी है आईटोन नहीं है, माइक्रोमैक्स, ठीक है। तो ये सब जो कंपनियां, नोकिया, तो ये जो प्रोडक्ट हैं एक्चुअल में है तो सब मोबाइल ही, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। नोकिया है, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, पोको है, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो ये सब जो है वो है तो सारा मोबाइल ही, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं, मॉडल अलग अलग हैं, डिजाइन अलग अलग है, फीचर्स अलग अलग हैं। तो इसलिए वैसे मार्केट को हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी, ठीक है जी। अगर आज मैं डिस्कस करूं मान लो कार का, तो कार में एक बच्चे ने लिखा अभी यहाँ पर BMW ले लो है ना, या फिर उसके जगह पर और भी बहुत सारी गाड़ियां लग्जरी में। तो इस तरीके से हम लोग, अब बहुत सारे नाम मत लिखो, समझ गए हो, काफी है एग्जाम्पल दे रहे हो आप लोग, है ना। चलिए, तो ये देख लो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, हर सेलर यहाँ पर अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए खूब सारा प्रचार प्रसार करता है। सबसे पहली चीज तो यही है, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए और उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा या प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करते हैं लोग, प्रॉफिट अर्न करने के लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर
जितने भी सेलर होते हैं, सारे जो सारे सेलर हैं, वो यहाँ पर खूब सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, खूब सारा प्रचार प्रसार करते हैं। देखो तो भाई सब चिल्ला चिल्ला करके बता दें है, ताजा फल है, ताजा फल है भैया, ले लो ले लो ले लो, है ना, 100 वाला माल 60 का, 100 वाला माल 60 का ऐसे चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं ना मार्केट में। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, एक और भी बात मैं इनकी बताऊं तो जबरदस्त इनके फीचर्स हो सकते हैं वो, कि यहाँ पर जितने भी सेलर हैं, सामान तो लगभग वही बेच रहे हैं, जो ये बेच रहा है वही ये बेच रहा है, वही ये बेच रहा है वही ये बेच रहा है, लगभग सामान सबका एक जैसा है। लेकिन किसी को नहीं पता कि किसका सामान बढ़िया है, किसी को भी नहीं पता कि किसका सामान बढ़िया है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना है तो आप आज तो नहीं, आज तो रात हो गया, कल चले जाना दुकानदार अंकल के पास पेन लेने के लिए, 5 रुपए वाली 2 पेन लेना और 2 अलग अलग ब्रांड का लेना, ठीक है जी। एक मान लो लिंक ग्लेशियर का ले लिया, दूसरा जो आप सेलो का ले लो। अब अंकल से ही पूछना, अंकल दोनों में से बढ़िया वाला कौन सा है? अंकल कहेंगे हाँ दोनों तो ठीक ही है। फिर उनसे पूछोगे ज्यादा कौन चल रहा है आजकल मार्केट में, तो तुम्हारा जिस पर ध्यान जाएगा ना बार बार, अंकल भी उसी पेन के बारे में बताएंगे, हाँ बेटा ये तो ठीक ही है, आजकल बढ़िया चल रहा है मार्केट में, है ना। क्योंकि अंकल को भी पूरा पूरा नॉलेज नहीं है अबाउट द मार्केट सिचुएशन या कंडीशन यही इसकी हकीकत है कि सामान बेचने वाले को खुद नहीं पता कि दोनों में से बढ़िया कौन, क्योंकि 2 अलग अलग ब्रांड का वो खुद बेच रहा है ना। तो क्लैरिटी नहीं रहती है ना बायर को ना सेलर को, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि अगर टूथपेस्ट है तो डाबर रेड पेस्ट बढ़िया है या क्लोजअप बढ़िया है या सेंसोडाइन बढ़िया है, किसी को नहीं पता, एक्चुअल नॉलेज किसी को नहीं है। समझ पाए या नहीं? तो इस वाले मार्केट में लैक ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता है, मतलब पूर्ण जानकारी का अभाव, बायर को भी सेलर को भी। ठीक है, प्रैक्टिकल करके आप लोग जरूर बताना मुझे, ठीक है। आप लोग नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा फिर जा करके वीडियो में दिखा दूंगा आपको। तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर, क्या बोल रहा है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। यहां खरीदने वाले लोग, वस्तु को बेचने वाले लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो बायर और सेलर बहुत सारे हो गए। तो वही बोला कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, देखो यहाँ टर्म है लगा हुआ प्रतियोगिता, की कंपटीशन तो हो रहा है सारे लोगों के बीच में, तभी तो ये चिल्ला चिल्ला करके भाई साहब बोल रहे हैं। यहाँ इन्होंने देखो क्या एक बोर्ड साइन लगा रखा है यहाँ पर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ताकि दूर से ही लोगों को, कस्टमर को पता चल जाए कितने कितने रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, वो भी प्राइस टैग लगा रखा है ताकि कस्टमर दूर से ही देख करके हमारी तरफ आ जाए, है ना। सबके अलग अलग स्टाइल है यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पर है कि कंपटीशन यहाँ पर तो हो रहा है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, बाजार की वो स्थिति है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति है जिसमें विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों की संख्या अधिक होती है। तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। दूसरी बात, परंतु एक विक्रेता की वस्तुएं दूसरे विक्रेताओं से अधिक, थोड़ा थोड़ा नाम के बेसिस पर, ट्रेडमार्क के बेसिस पर, गुण क्वालिटी के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, पैकिंग के बेसिस पर, टेस्ट यानी स्वाद के बेसिस पर, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट इनके क्या हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान अलग अलग है। जैसे कोई एक साबुन है लक्स का, कोई एक साबुन है डिटॉल, कोई एक साबुन है सिंथॉल सब क्या हो गए, अलग अलग ब्रांड के हो गए। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि monopolistic competition is a market situation in which there are a large number of buyers and seller, but the product of one seller differs from the product of the other sellers। कि एक प्रोडक्ट का जो एक सेलर का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंशिएट है, अलग अलग है, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नाम, यानी कि ब्रांड के नाम, ट्रेडमार्क, क्वालिटी,
कलर, पैकेजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना भी लेना ले सकते हो, अलग अलग बहुत सारी वैरायटी के बेसिस पर प्रोडक्ट अलग अलग हैं, सीधा समझ लो। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, सीधा मतलब है। मतलब अगर हमें यहाँ पर किसी वजह से मान लो इनके पास झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, कभी मैं तू तू हो गया यहाँ पे, तो मैं तू तू होने के बाद यहाँ पर इनको हमने धमकी दे दिया, भाई साहब अब तुम्हारे दुकान में हम कभी नहीं आएंगे, अब तो हम जो है बगल वाले दुकान में ही खरीदेंगे जो तुम्हारा पड़ोसी पड़ोसी है तो हमने इनकी दुकान को जाना छोड़ दिया और हम इधर चले गए, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये सामान भाई साहब बेच रहे हैं वैसा ही सामान लगभग लगभग आपको यहाँ मिल जाएगा। हाँ, यहाँ मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो अलग है, इसलिए प्राइस भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट पॉसिबल है यहाँ। तो ये मार्केट समझ में आ गया है? बताओ जल्दी से एक बार सभी बच्चे कि ऐसा मार्केट जहां पर खरीदने वाले बेचने वाले यानी कि बायर और सेलर लार्ज नंबर में है, बहुत सारी संख्या में लोग हैं, लेकिन 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 जो सेलर लोग हैं, जैसा मैं सामान बेच रहा हूं वैसा ही सामान गब्बर सर थोड़ी ना बेचते, वैसा ही सामान कोई और थोड़ी ना बेचते। सबको मान लीजिए एक दुकानदार की तरह, मतलब आप एक दुकानदार हैं, स्नेहा मान लो एक दुकानदार ही है, तो यहाँ पर सबके प्रोडक्ट क्या हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है जी। वास्तव में देखा जाए तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इन दोनों की बीच की स्थिति कौन सी बनती है? सॉरी, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों के बीच की स्थिति होती है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। अभी मैं करके दिखा देता हूं। कह रहे हैं कि इन रियलिटी, वास्तव में देखा जाए तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मार्केट है ना, दो मार्केट के बीच की स्थिति बन गई। पहला, जैसे कि एक सिचुएशन यहां पर बन रहा है परफेक्ट कंपटीशन का, आप लोग जानते ही हो कि यहां पर लार्ज नंबर में बायर एंड सेलर तो होते ही हैं, लेकिन मोनोपोली के बारे में भी जानते हो, यहाँ पर सेलिंग इसका खूब सारा हो रहा होता है क्योंकि बेचने वाला एक ही होता है। तो बिल्कुल वैसा ही हमारे आसपास के दुकानदार भाई साहब लोग भी हैं। होता क्या है कि दुकानदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन देखना एक के दुकान पर ज्यादा भीड़ लगा रहता है, जबकि सामान वही बेच रहा है जो बगल में बिक रहा है, सामान वही बेच रहा है जो इधर बगल में बिक रहा है, लेकिन किसी एक दुकान में ज्यादा भीड़ क्यों है? क्योंकि उनका बिहेवियर थोड़ा सा हो सकता है अच्छा है कस्टमर के साथ में, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा डिस्काउंट देते हैं, हो सकता है कोई सामान लेने पर गिफ्ट देते हैं, एक्स्ट्रा तोहफा देते हैं, समझ पाए? तो इसलिए जो है वो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब आइए एक का करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाने। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, सबसे पहली खासियत या फीचर्स की बात करो तो यहां पर है कि इस बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही अधिक संख्या में हैं, परंतु एक विक्रेता की अधिक वस्तुएं बिकती है, क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा होगा, वो थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट देता होगा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ सामान या गिफ्ट के तौर पर दे देता होगा। तो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। ठीक है, पहली चीज ये मेंशन कर दो, मोर भी लिख सकते हो, ज्यादा है, बट मोर गुड्स आर सोल्ड बाय वन सेलर, कि एक दुकानदार के सामान ज्यादा बिक रहे हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है कि इन दिस मार्केट ऑल द फर्म्स आर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, जितने भी यहां दुकानदार हैं सभी दुकानदार एक ही जैसा प्रोडक्ट लगभग लगभग बेच रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जैसे मान लीजिए लक्स का साबुन है या फिर डव का साबुन है, तो भैया सुगंध में अलग है, थोड़ा उनकी प्राइस अलग है, पैकिंग अलग है, दिखने में अलग लग रहा है, बहुत सारी चीज अलग है, लेकिन साबुन तो साबुन ही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि इन दिस मार्केट ऑल द फर्म्स आर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी लगभग लगभग थोड़ा बहुत प्रोडक्ट एक दूसरे से भिन्न है। ये वाला सामान नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा सामान तो काम चला लेंगे। डाबर रेड पेस्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, क्लोजअप से काम चला लेंगे। क्लोजअप नहीं मिला कोई बात नहीं, सेंसोडाइन से काम चला लेंगे। सेंसोडाइन नहीं मिला कोई बात नहीं, फॉरेन से काम चला लेंगे, सब तो है टूथपेस्ट ही, समझ पाए? तो उसी चीज को यहां पर बोला गया है कि इस बाजार में सभी फर्में नजदीकी स्थानापन्न की वस्तुएं बेच रही होती,
सभी फर्में कैसी वस्तुएं बेच रही है, कैसी वस्तुएं बेच रही है, तो नजदीकी स्थानापन्न की वस्तुएं बेच रही है। पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को नॉलेज नहीं होता पूरा पूरा यही चीज पहले आपको बता रहे थे कि यहां पर ना बायर को पूरा नॉलेज है मार्केट के बारे में कि कौन सा सामान बढ़िया, लिंक पेन अच्छा है कि जो वो सेलो वाला पेन अच्छा है, कंफ्यूज हो गए जी। डव वाला साबुन अच्छा है या पियर्स वाला अच्छा है, कंफ्यूज हो गए जी। तो यहाँ पर क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को बाजार के पूर्ण ज्ञान का अभाव रहता है। तो सर खरीदारी कैसे करते हैं हम लोग? खरीदारी करते हैं अपनी चॉइस के बेसिस पर, ठीक है। ये नहीं देखते कि ये अच्छा है ये खराब है ना, वो आपके हिसाब से अच्छा और खराब हो रहा है, दूसरे के लिए हो सकता है कि जो आपके लिए खराब है वो दूसरे के लिए हो सकता है अच्छा हो। तो इसका मतलब अभी चॉइस चल रही है सिर्फ, हाँ, एक्चुअल मार्केट में डिसाइड हो ही नहीं पाता कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है। तो इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बायर्स एंड सेलर्स लैक कंप्लीट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ठीक है जी। पूरे के पूरे जानकारी नहीं रहते ना क्रेता को ना विक्रेता को। हाँ, सबसे बढ़िया क्या बोला? सब अपनी अपनी तारीफें करते हैं भाई। ये दुकानदार बोलेगा हम जो सामान बेचते हैं ना, अरे वो थोड़े ना बगल वाला दे पाएगा। क्या लगता है जी आपको, दे देगा? नहीं देता है। वो आपके सामने वैसी जो है बातें कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसी बातें नहीं बोलेंगे तो हमारा कस्टमर नहीं टिकने वाला यहाँ अच्छा, आप लोगों में से किसी का यहाँ पर है ऐसा क्या जो दुकानदारी करते हो घर पर, खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है जी, रवि। करने के लिए बहुत मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब आते हैं यहाँ पर दो तीन फीचर्स और है हमारे पास, दो फीचर्स तो आप समझना ही है। नेक्स्ट फीचर्स है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर में सभी फर्में क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए बहुत सारा अपना बिक्री बढ़ाने के लिए खूब सारा प्रचार प्रसार करता है। अब चूंकि हमने बता ही दिया आप लोगों को पहले ही कि अगर प्रचार प्रसार पर काफी सारा पैसा खर्च होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में काफी सारा सेलिंग कॉस्ट आता है। तो सबसे ज्यादा सेलिंग कॉस्ट किस में आता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर में। कौन कौन से मार्केट में सेलिंग कॉस्ट नहीं आता है? परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बताओ? 1 रुपए भी नहीं छोड़ते हैं। तृप्ति देखो क्या बोल रही है कि कीमत क्या है बिजनेसमैन को ही पता होता है, क्योंकि 1 रुपया भी सोच रहे उनके कस्टमर के हिसाब से सोचो। अगर उनके दुकान पर अगर महीने में 1000 दुकानदार ऐसे आ जाएं तुम्हारे जैसे कस्टमर, तो उनके तो 1000 रुपये लॉस हो गए भाई हाँ, इसलिए उनको ताकत पता है 1 रुपए की क्या है ताकत, ठीक है जी। पैसे छोड़ने की बात नहीं है, बात है कि आपको आदत लग जाएगी है ना, कि जाओ ना 1 रुपया कम देंगे तब भी दे देगा, अगली बार भी यही आदत लगा के जाओगे। तो इसलिए वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है अपनी बिजनेस लाइफ में, है ना। मुझे भी ये बात बहुत दिन बाद समझ में आया था। मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि दुकानदार 2 रुपए 1 रुपए भी नहीं छोड़ रहा भाई, है ना। हाँ, तो इसलिए क्योंकि वो एक डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है अपने बिजनेस लाइफ में। देखो देखो, लागत की बातें हो रही है। चलिए आगे आइए। अब यहाँ पर विज्ञापन पर किए गए खर्च आप लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ विक्रय लागत की बातें हो रही है, सेलिंग कॉस्ट की बातें हो रही है। तो इस बाजार में सभी फर्में क्रेताओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए, अपना बिक्री बढ़ाने के लिए खूब सारा प्रचार प्रसार करते हैं, और इसी वजह से इस बाजार में सेलिंग कॉस्ट आ जाता है। तो आप लोगों से जब कभी भी पूछें हम कि सबसे ज्यादा सेलिंग कॉस्ट किस मार्केट में आता है, तो आप बता दोगे ना। सबसे ज्यादा सेलिंग कॉस्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर। किस में आता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर में सेलिंग कॉस्ट ज्यादा आता है। तो इन दिस मार्केट ऑल फर्म्स इंगेजेस इन एक्सटेंसिव पब्लिसिटी। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा। एंगेज का मतलब होता है अपनी तरफ लाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए। तो फर्म करते हैं यहाँ पर क्या, बहुत सारा जो प्रचार प्रसार यानी कि एडवर्टाइजिंग, टू अट्रैक्ट बायर्स, बायर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए, एंड इंक्रीजेस द सेल्स। अब चूंकि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एडवर्टाइजमेंट कर करके, कहता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। कई बार टूथपेस्ट ऐसे उड़ करके आता है, सीधा ब्रश में बैठ जाता है ना, बड़ा चमक सा दिखता है फिर दांत, कहता है कि हाँ हमारे टूथपेस्ट में सच में नमक है। यहां पर देखोगे, दिस मीन्स दैट देयर इज अ सेलिंग कॉस्ट इन दिस मार्केट, यानी कि इस वाले बाजार में सेलिंग कॉस्ट आता है। 2 बार रिपीटेशन हो गया इसका। बताओ जी बताओ, बताओ जी बताओ, ये वाले टर्म आपके इंपॉर्टेंट हैं। सेलिंग कॉस्ट का मतलब ध्यान रखना, सेलिंग कॉस्ट का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च। सेलिब्रिटी को काफी सारे पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो 4-5 लाइनें बोलता है ना। चलिए बताइए यहाँ पे क्लियर है। लास्ट देखेंगे, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर फर्मों को प्रवेश करने की अनुमति भी है और छोड़ने की भी अनुमति है। ऐसा सेम देखे थे, कैसा, परफेक्ट कंपटीशन में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स था कि आने का जाने का कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है यहाँ पे। तो अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट फर्म्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू इंटर एंड एग्जिट। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू एंट्री एंड एग्जिट। क्या हो गया ओवरऑल कंप्लीट। अब आप लोगों को एक होमवर्क हम दे करके जा रहे हैं। होमवर्क में आपको ये दे रहे हैं कि आपको ये चीजें नोट करना है, होमवर्क में ये चीजें नोट करना है। हो सकता है डिफरेंस पूछ दे, ठीक है जी, पूछा तो नहीं है लेकिन मैं ऐसा बना के दे देता हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में डिफरेंशिएट कर लेना। अंतर तो लिख करके दे ही दिया आपको, सिर्फ नोट करना है। पता तो चल गया है कि सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में, और लार्ज नंबर में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं यहां पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। लार्ज नंबर में होते हैं बोथ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। लेकिन क्या एक बात बताया था आपको कि यहां पर किसी एक ही विक्रेता का सामान ज्यादा बिक्री होता है, कह रहा है ना, बट द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर इज सोल्ड मोर। एक ही दुकानदार का सामान ज्यादा से ज्यादा बिक रहा है। नेक्स्ट जो आपको क्या करने हैं, हमने बताया कि मोनोपोली मार्केट के अंदर में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं एग्जिस्ट करता। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सीधा बात करो, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करता है, यानी कि देयर इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट इन दिस मार्केट। नजदीकी स्थानापन्न की वस्तुएं उपलब्ध हैं, यानी अल्टरनेटिव है। कंज्यूमर के पास काफी सारा ऑप्शन रहता है, इसका सामान नहीं खरीदना है तो कोई बात नहीं, दूसरे का सामान खरीद लो, ठीक है, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। अगर जो है डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ना तो पूरा चैप्टर समाप्त होने देना। कई बार क्या होते हैं, जैसे मान लो आ, हमारे लेक्चर्स के अंदर में, जैसे मैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा रहा हूँ और आपसे कुछ मान लो AR MR का ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, चिंता की बात नहीं, जब चैप्टर एंड होगा उससे पहले ही आप मुझे वो चीज़ें बता देना। जब मैं MCQs करवाऊंगा तब मुझे बता देना, वो सब सारा डाउट्स में आ जाएगा। प्लस में चैप्टर जब तक एंड नहीं होता है तब तक घबराइए मत। जो डीपीपी में सॉल्व नहीं होते हैं तो बाद में सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार डीपीपी में क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहां पर देखोगे नेक्स्ट आपके जो वो हमने बोला मोनोपोली के अंदर में उद्योग की जो बातें हो रही है उसमें नया फर्म नहीं आ सकता, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस होता है, रुकावट पैदा कर देते हैं, है ना। तो यहां पर मोनोपोली के अंदर क्या बोला, देयर इज कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस, पूरी की पूरी तरीके से यहां पर रिस्ट्रिक्शंस है, नहीं आने देगा नए फर्मों को बिक्री करने के लिए। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर में फर्मों के प्रवेश और छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां कंपटीशन हो रहा है वहां कोई रुकावट नहीं, आइए जाइए अपनी मर्जी से। तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ
फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है जी। लास्ट बातें यहां पर करेंगे, मूल्य विभेद यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ एडप्ट किया जाता है, मूल्य विभेदीकरण कहाँ होता है, कीमत विभेदीकरण कहाँ होता है, मोनोपोली के अंदर में होता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर में वस्तु अलग अलग नहीं होता, होता है तो वस्तु अलग अलग होता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि यहां पर प्राइस डिफरेंशिएट नहीं करता, प्रोडक्ट ही डिफरेंशिएट कर देता है, प्रोडक्ट ही अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट ही अलग अलग हो जाता है। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को ये आज का क्लास पसंद आया होगा, क्लासेस समझ में भी आए होंगे। एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, बाकी जो है वो यहाँ पर फिर अगले क्लास में 2 MCQs 3 MCQs जो भी हैं वो अगले क्लास में जब आएंगे तो उसको ले लेंगे। इसका जवाब दे दीजिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन कहाँ किया जाता है, प्रोडक्ट को डिस्क्रिमिनेट करना, कीमत नहीं है, वस्तु है। देखो वस्तु वस्तु जो है यहाँ पर अलग अलग किया जा रहा है। मैं एक बार पहले तो यहाँ पर जवाब चेक कर लूं कि ऑप्शन सही सही लिखे हुए हैं या नहीं। एक जरा से रुक जाना, ऑप्शन जो हो सिमिलर नहीं लगना चाहिए। बता दो जी। प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोडक्ट को ही डिस्क्रिमिनेट कर दिया, हमारा प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, तुम्हारा प्रोडक्ट अलग है ना, मेरा वाला अलग है। बताइए। थोड़ा बहुत तो वो चलो चेक करें क्या। तो प्रोडक्ट को डिस्क्रिमिनेट किया गया, अलग अलग किया गया थोड़ा बहुत, तो वो हो जाता है भैया अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर, जिसको हम एकाधिकारी भी बोल सकते हैं। एकाधिकार अलग चीज है, वहां पर एक यूनिक प्रोडक्ट बेचा जाता है ना। मोनोपोली के अंदर में होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान रखना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहाँ पर, मूल्य विभेदीकरण कहाँ होता है, मोनोपोली में। लेकिन प्रोडक्ट को ही डिफरेंशिएट कर दिया गया, अलग अलग सामान बना दिया गया थोड़ा बहुत, तो वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर टिक कर देते हैं हम फिलहाल, ऑप्शन सी सही होगा। 56% है, सही है। अगले क्लास में धीरे धीरे ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि डिफरेंशिएट हमने करके दे दिया है, वो जरूर नोट करना, वहीं से आएगा। बाकी तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा यहाँ से, क्योंकि इधर का जो वो आपका कवर कल होगा टॉपिक क्लास में, पढ़ाई पूछने। चलो जी, ये एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट। बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ से MCQ है मैं हटा दूंगा, जब MCQ सेशन करवाएंगे तब आ जाएगा सारा। बताओ जी बताओ, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, कौन से बाजार में मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का थोड़ा थोड़ा सा पाया जाता है। क्या हुआ, मोनोपोली वाला। तो देखोगे यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मतलब इसमें टर्म भी लगा हुआ है मोनोपोली वाला, और आगे कंपटीशन भी लगा हुआ है, मतलब मोनोपोली और कंपटीशन, मोनोपोली और कंपटीशन दोनों टर्म मिलकर के क्या बन गए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो ये इसी मार्केट में दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जा रहा है, मोनोपोली का भी और परफेक्ट कंपटीशन का भी, है ना। तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में मोनोपोली का भी फीचर्स आ गया और मोनोपोलिस्टिक सॉरी परफेक्ट कंपटीशन का भी। परफेक्ट कंपटीशन का कौन कौन सा फीचर्स आया कि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, है ना, आया ना, होता था ना परफेक्ट कंपटीशन में, वही फीचर्स आ गया ना एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में, सेम फ्री एंट्री फ्री एग्जिट वाला। दूसरी बात, मोनोपोली का कौन सा फीचर्स इसमें आ गया, तो मोनोपोली का फीचर्स ये आया कि यहाँ होते तो बहुत सारे हैं सेलर, लेकिन किसी एक ही सेलर का ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है, मोनोपोली का भी फीचर्स आ गया। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा।
बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, लगभग ठीक ठाक ही है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन अगले क्लास में लेके आ जाएंगे, डायग्रामेटिकली बताएंगे दोनों का पहले हम लोग कि आखिर में कैसा जो है दोनों के अंदर डिमांड कर बनेगा, मोनोपोली में कैसा बनेगा, मोनोपोलिस्टिक में कैसा बनेगा, इसकी इलास्टिसिटी थोड़ा बहुत समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस रह करके आपको रहना होगा, जैसे मैं आपको करवाऊँ वैसे कर लेना। ठीक है, थोड़ा लेवल अप करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, तो ये मत कहना कि सर सिलेबस में नहीं है, ऐसा मत बोलना। ठीक है, क्योंकि वो आपको मे बी एमसीक्यू में आ जाता है तो घबरा जाओगे, बना नहीं पाओगे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपका लेवल थोड़ा अप रखूं हमेशा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। और तब तक के लिए जो है वो आप लोग नोट्स बनाइए, खाना पीना थोड़ा, क्या आप क्या कहना चाहें? सही तब तक ले जवाब भी दिया आप लोगों ने, ठीक ठाक ही है। ये क्वेश्चन तो मैंने ही अब करके पूछ लिया था। चलिए ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, तब तक ले। हाँ अभी भी सोनाली, हैप्पी बर्थडे, शुक्रिया शुक्रिया सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद।